पिछले क्लास में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था, जिसको हिंदी में हम तुल्यता संबंध कहते हैं। एक बार और फिर से हम इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, यह जो रिलेशन आर है, यह इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाएगा जब आर के पास तीन प्रॉपर्टी हो, थ्री प्रॉपर्टी को अगर रखता है। इफ द रिलेशन आर हैज थ्री प्रॉपर्टीज देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि आर तीन गुणधर्मों को रखता है तभी आर तुल्यता संबंध कहलाता है। पहला प्रॉपर्टी है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। जैसे एक्स इज रिलेटेड टू एक्स इटसेल्फ, है ना। एक्स का संबंध स्वयं एक्स के साथ है, या एक्स पेयर बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए, ये दोनों सेम है ना, तो यदि ऐसा कंडीशन आता है तो हम आर को कहेंगे रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। एस का स्वयं एस के साथ ही संबंध है। सेकंड होता है आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन्स सममित। आर सिमेट्रिक तभी कहलाएगा जब एक्स इज रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई इज रिलेटेड टू एक्स। यदि एस का संबंध वाई के साथ है तो वह सूचित करे कि वाई का संबंध भी एस के साथ है ना। ये अगर सेटिस्फाई होता है तभी हम आर को सिमेट्रिक कहेंगे, आर को सममित हम कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, यदि एक्स वाई पेयर आर का एलिमेंट है तो वह सूचित करे कि वाई एक्स पेयर भी आर का ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है। इफ एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर देन इम्प्लाइज दैट वाई एक्स पेयर इज आल्सो बिलोंग टू आर। यदि ऐसा है देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक, तब आर को हम सममित कहेंगे। थर्ड है आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बनने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इफ एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू जेड देन इम्प्लाइज दैट एक्स इज रिलेटेड टू जेड। यदि एक्स का संबंध वाई से है तथा वाई का संबंध जेड से है तो वह सूचित करे कि एक्स का संबंध जेड से है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड पेयर बिलोंग टू आर है। यदि एक्स वाई पेयर आर का अवयव है, वाई जेड पेयर भी आर का अवयव है, तो एक्स जेड पेयर भी आर का ही अवयव होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए तभी आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब स्वतुल्य होना चाहिए। दूसरा, आर सिमेट्रिक होना चाहिए, मतलब सममित होना चाहिए। और आर ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब संक्रामक होना चाहिए। यदि आर के पास ये तीनों प्रॉपर्टी हैं, तीनों गुणधर्म हैं, तो आर को हम तुल्यता संबंध कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन हम कहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ आई इज द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड टू वाई इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। ठीक है। तो x का रिलेशन y के साथ तभी होगा जब x की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x है, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आई, सो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये शो करना है कि r एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है। यहाँ पर जो कैपिटल I है, कैपिटल I के बारे में लिखा है इज द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स, है ना। I जो है सभी अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय है, तो I इज द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। ओके। और एक रिलेशन R आपको दिया गया है, एक संबंध R दिया गया है, एक्स आर वाई, मतलब x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। s का संबंध y से तभी होगा यदि और केवल यदि s की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x हो। यदि s की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x है देन वी से दैट x इज रिलेटेड टू y, x का संबंध y से है, ऐसा हम कहेंगे। हमें बताना है कि जो संबंध आर है, ये रिलेशन आर जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। गिवन रिलेशन ए, दिया गया संबंध है एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स की टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। इसको हम रीड करेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, है ना। एक्स का संबंध वाई से है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स। यदि s की पावर y और y की पावर x बराबर है तो s का संबंध y से है। यदि ये बराबर नहीं है तो s का संबंध y से नहीं है,
है ना। तो s का संबंध y से तभी होगा जब s की पावर y और y की पावर x दोनों बराबर होंगे। ये x रिलेटेड टू y का मीनिंग यहाँ दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन से मिला है। अब हम इस रिलेशन r को इक्विवेलेंस रिलेशन बताएंगे, मतलब तुल्यता संबंध बताएंगे। इसके लिए हमें r को सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताना पड़ेगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर r इज रिफ्लेक्सिव, r स्वतुल्य है। r को रिफ्लेक्सिव बताने के लिए हमें बताना होगा कि x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ। s का संबंध x से है, स्वयं x से है। यदि s का संबंध स्वयं x से है सभी s के लिए, तो ये जो r है यह कहलाएगा स्वतुल्य, हिंदी में रिफ्लेक्सिव। मतलब हमें ये बताना होगा x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ, ये हमें साबित करना पड़ेगा। देखते हैं, हमें पता है s की पावर x इज इक्वल टू s की पावर x एक ट्रू है सभी s के लिए, है ना। दिस इज ट्रू, s टू द पावर x x टू द पावर s के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने जो क्वेश्चन में जो दिया गया है s की पावर y इज इक्वल टू, अगर y की पावर x है तो x रिलेटेड टू y आएगा। अगर y की जगह यहाँ x लिख दें, यहाँ पे y के प्लेस पे x लिखें, यहाँ भी y के प्लेस पे x लिखें, तो यहाँ पर x रिलेटेड टू x आ जाएगा। तो यहाँ पर s की पावर x इज इक्वल टू s की पावर x होगा, जो कि ट्रू है। तो s की पावर x इज इक्वल टू s की पावर x ट्रू है, तो आप बोल सकते हो x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ। s का संबंध स्वयं s के है दस r इज रिफ्लेक्सिव, अतः r स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड पॉइंट हम प्रूव करेंगे, r इज सिमेट्रिक, r सममित है। सममित बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा इफ x इज रिलेटेड टू y देन इम्प्लाइज दैट y इज रिलेटेड टू x। यदि s का संबंध y के साथ है तो वह सूचित करता है कि y का संबंध s के साथ है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है x रिलेटेड टू y, तो ये सूचित करेगा s की पावर y इक्वल टू y की पावर x। यहाँ से यहाँ हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से आ रहा है ना, हमें x रिलेशन y, x रिलेटेड टू y का मतलब दिया है s की पावर y इक्वल टू y की पावर x। यहाँ से यहाँ हम आ गए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड लिख दो, लेफ्ट को राइट में लिख दो, मतलब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ये आ जाएगा। अब y टू द पावर x इज इक्वल टू s की पावर y आ रहा है, तो y टू द पावर x इज इक्वल टू y, x टू पावर y आ रहा है, मतलब y रिलेटेड टू x हो गया। क्यों हुआ देखो, आपको समझाता हूँ। x रिलेटेड टू y, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था s की पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x, ये था। तो y रिलेटेड टू x लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि y की पावर x इज इक्वल टू s की पावर y। ठीक है, इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ये भी इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से हमने यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, इसे आप याद रखें, ये आपको दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x रिलेशन y लेके चले थे और y रिलेशन x आ गया है, मतलब हमारा r जो है वह सिमेट्रिक है, सममित है। अब हम बताएंगे r इज ट्रांजिटिव, r संक्रमक है। ट्रांजिटिव बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा इफ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z देन इम्प्लाइज दैट x इज रिलेटेड टू z। यदि s का संबंध y से है तथा y का संबंध z से है तो वह सूचित करता है कि s का संबंध z से है, ये हमें बताना पड़ेगा। ये हमें लेके चलना है, ये और ये हमें लाना है। स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया s रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, मतलब s का संबंध y से है और y का संबंध z से है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। तो s का संबंध y से है, मतलब s की पावर y इक्वल टू y की पावर x आएगा, यहाँ से यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आ गया। y रिलेशन टू z, इसका मतलब है कि y टू द पावर z इक्वल टू z की पावर y आएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये होगा s की पावर y इक्वल टू y टू द पावर x, और इसका मतलब है y टू द पावर z इक्वल टू z की पावर y। ठीक है, अब इन बोथ साइड मैंने z का पावर कर दिया, इन दोनों में z का पावर, इसको अभी कुछ नहीं करना है, ये अभी यूज होगा आगे। इन दोनों में हमने होल पावर z लिया, तो s की पावर yz आ गया और y की पावर xz होगा। इसे आप लिख सकते हो s की पावर z की पावर y, इसे आप लिख सकते हो y की पावर z की पावर x। अब y की पावर z यहाँ से आप देखिए, y टू द पावर z को आप लिख पाओगे z टू द पावर y, यहाँ से y टू द पावर z को आप क्या लिखोगे, z टू द पावर y। तो यहाँ से आ गया z की पावर yx हो गया, इसे आप लिखो z की पावर x होल पावर y।
अब बोथ साइड से y पावर को हटा दो, तो यहाँ से s की पावर z इक्वल टू जेड की पावर x आ गया, मतलब x रिलेशन z आ गया, x इज रिलेटेड टू z आ गया। मतलब आप बोलोगे r इज ट्रांजिटिव, r संक्रमक है। तो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्लियरली r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्पष्ट है कि r एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें लिखता है इफ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट A, यदि r जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है इस सेट A में, देन प्रूव दैट r इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट A। यदि r सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन है तो r इनवर्स भी इस सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध होगा। यदि समुच्चय A में r एक तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A में r इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध होगा। अगर r इक्विवेलेंस रिलेशन है तो r इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। r अगर तुल्यता संबंध है तो r इनवर्स भी तुल्यता संबंध होता है, ये हम साबित करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो समुच्चय A में r एक तुल्यता संबंध है। लेट r बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट A। देन जब r को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहे हो, तुल्यता संबंध आप बोल रहे हो, तो r के पास तीन प्रॉपर्टी होगा। r has three properties. First, r is reflexive. Second, r is symmetric. And third, r is transitive. r सतुल्य है, r सममित है, r संक्रमक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब यह है कि x पेयर बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंग टू a। सिमेट्रिक मीन्स xy पेयर बिलोंग टू r implies that yx पेयर बिलोंग टू r। और ट्रांजिटिव मीन्स xy पेयर बिलोंग टू r एंड yz पेयर बिलोंग टू r implies that xz पेयर बिलोंग टू r। इस प्रकार से r के पास एक थ्री प्रॉपर्टी है बिकॉज r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। r एक तुल्यता संबंध है, इसी कारण ये तीन प्रॉपर्टी r के पास होगा। अब हमें r इनवर्स को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। वी हैव टू शो दैट r इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें दर्शाना है कि समुच्चय A में r इनवर्स भी एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा r इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, r इनवर्स स्वतुल्य है। तो हमें पता है x पेयर r में बिलोंग करेगा, क्यों? r रिफ्लेक्सिव है, r तो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो r रिफ्लेक्सिव है तो x पेयर r में शामिल होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू a। अब इस s को इधर लिख दें, इस s को इधर लिख दें तो r इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। याद रखना, अगर xy पेयर r का एलिमेंट है तो yx पेयर r इनवर्स का एलिमेंट होगा। ये y इधर आ जाए, x इधर आ जाए तो ये r इनवर्स का एलिमेंट होगा। यदि a भी r का एलिमेंट है तो ba जो है r इनवर्स का एलिमेंट होगा। b और a को इधर इधर कर दे तो r इनवर्स का एलिमेंट, तो इस s को इधर ले आए, इस s को इधर ले आए तो ये भी r इनवर्स का एलिमेंट होगा। तो आप देख रहे हो x पेयर r इनवर्स में पहुंच गया। इसका मतलब r इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव, r इनवर्स सतुल्य है। सेकंड है r इनवर्स इज सिमेट्रिक, r इनवर्स सममित है। सममित के लिए अगर ए बी पेयर r इनवर्स में है तो वो सूचित करे कि बी ए पेयर भी r इनवर्स में होना चाहिए। अगर ये हम प्रूव कर दें तो r इनवर्स सिमेट्रिक कहलाएगा। चलिए, हमने लिया ए बी पेयर कहाँ बिलोंग करता है? r इनवर्स में। तो जब ए बी पेयर r इनवर्स में है तो बी ए पेयर r में होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने बदल दिया, ए की जगह बी लिखा, बी की जगह ए, तो बी ए कर देंगे तो r का एलिमेंट होगा। अब r के सिमेट्रिक होने का फायदा उठाते हैं। r सिमेट्रिक है तो बी ए पेयर अगर r का एलिमेंट है तो ए बी पेयर भी r का ही एलिमेंट होगा, बिकॉज r इज सिमेट्रिक, r सममित है। r सममित है, इसी कारण अगर बी ए पेयर r का एलिमेंट है तो ए बी पेयर भी r का ही एलिमेंट होगा। ये यहाँ से यहाँ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज किया। अब ए बी पेयर अगर r का एलिमेंट है तो बी ए पेयर r इनवर्स में चला जाएगा। बी को इधर लिख दो, ए को इधर, r इनवर्स में। तो हमने लेके चला था ए बी पेयर r इनवर्स में और बी ए पेयर भी r इनवर्स पहुंच गया, मतलब r इनवर्स सिमेट्रिक है। अब हम बताने वाले हैं r इनवर्स इज ट्रांजिटिव, r इनवर्स जो है वह संक्रमक है। अगर ए बी पेयर r इनवर्स में है और बी सी पेयर भी r इनवर्स में है तो ये सूचित करे कि ए सी पेयर भी r इनवर्स में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी पेयर ऑफ ए बी बिलोंग टू आर इनवर्स एंड पेयर ऑफ बी सी बिलोंग टू आर इनवर्स, देन इम्प्लाइज दैट ए पेयर ऑफ ए सी
इज आल्सो बिलोंग टू आर इनवर्स। ये हम लेके चलेंगे, ये लाइन स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया ए बी पेयर आर इनवर्स का एलिमेंट है, बी सी पेयर भी आर इनवर्स का एलिमेंट है। तो जब ए बी पेयर आर इनवर्स का एलिमेंट है तो इस बी ए पेयर आर में चला जाएगा और सी बी पेयर आर में चला जाएगा। इसको मैंने पलट दिया, बी ए कर दिया तो आर का एलिमेंट होगा, सी बी कर दिया भी आर का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो सी बी आर का एलिमेंट है, बी ए भी आर का एलिमेंट है, सी बी जो है आर का एलिमेंट है, बी ए भी आर का एलिमेंट है। अब आर के ट्रांजिटिव होने का फायदा उठाते हैं। चूंकि आर ट्रांजिटिव है इसी कारण सी ए भी आर का एलिमेंट होगा। देखो सी बी आर का एलिमेंट है और बी ए भी आर का एलिमेंट है, तो बी हट जाएगा, सी ए जो पेयर है वो भी आर का एलिमेंट होगा, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रमक है। अब सी ए पेयर आर का एलिमेंट है तो ए सी पेयर आर इनवर्स का एलिमेंट होगा। तो हमें यही चाहिए था, ए सी पेयर आर इनवर्स का एलिमेंट चाहिए था, जो हमने ले आया। तो हम बता सकते हैं आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव, आर इनवर्स संक्रमक है। क्लियरली आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, स्पष्ट है कि आर इनवर्स एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन को देखो, इफ आर एंड एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट एक्स, यदि आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है सेट एक्स में, देन प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स। यदि समुच्चय एक्स में आर तथा एस तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एक्स में आर सर्वनिष्ठ एस भी एक तुल्यता संबंध होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। लेट आर एंड एस बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट एक्स। मान लो समुच्चय एक्स में आर तथा एस तुल्यता संबंध है, आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर और एस दोनों ही तुल्यता संबंध है, आर भी तुल्यता संबंध है, एस भी तुल्यता संबंध है। तो आर के पास 3 प्रॉपर्टी होगा, एस के पास भी 3 प्रॉपर्टी होंगे, है ना। आर और एस दोनों ही रिफ्लेक्सिव होंगे, दोनों ही स्वतुल्य होंगे, आर और एस दोनों ही सिमेट्रिक होंगे, दोनों ही सममित होंगे, और आर और एस दोनों ही ट्रांजिटिव होंगे, मतलब दोनों ही संक्रमक होंगे। क्यों? क्योंकि आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर और एस दोनों ही तुल्यता संबंध हैं। तो हमने लिखा है आर एंड एस, आर तथा एस स्वतुल्य हैं, आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव। तो एक्स एक्स पेयर बिलोंग टू आर आएगा और एक्स एक्स पेयर बिलोंग टू एस आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। क्यों? क्योंकि हमने आर को भी इक्विवेलेंस रिलेशन कहा है और एस को भी इक्विवेलेंस रिलेशन कहा है, तो आर भी रिफ्लेक्सिव हुआ और एस भी रिफ्लेक्सिव हुआ, और आर और एस दोनों ही सिमेट्रिक होंगे, आर भी सिमेट्रिक होगा, एस भी सिमेट्रिक होगा। हमने लिखा है आर तथा एस सममित है, आर एंड एस आर सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक है मीन्स एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स पेयर बिलोंग टू आर। एस सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई पेयर बिलोंग टू एस इंप्लाइज दैट वाई एक्स पेयर बिलोंग टू एस, है ना। ये आर के सम्मित होने का फायदा उठाए और ये एस के सम्मित होने के कारण है। तो आर और एस दोनों ही सम्मित है, दोनों ही सिमेट्रिक है। थर्ड है आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, आर तथा एस संक्रमक है। संक्रमक है मतलब आर के पास भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगा, एस के पास भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगा। एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर implies that एक्स जेड पेयर इज आल्सो बिलोंग टू आर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आर के लिए, और ये एस के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एक्स वाई पेयर बिलोंग टू एस एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू एस implies that एक्स जेड पेयर बिलोंग टू एस। तो आर भी ट्रांजिटिव होगा, एस भी ट्रांजिटिव होगा, आर और एस दोनों ही संक्रमक होंगे, इस प्रकार से दोनों के पास प्रॉपर्टी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टू प्रूव दैट एस इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सिद्ध करना है कि आर सर्वनिष्ठ एस एक तुल्यता संबंध है। मतलब आर इंटरसेक्शन एस के पास 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। आर इंटरसेक्शन एस शुड बी हैव 3 प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टी रखना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी रखता है तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें बताना है आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा एक्स एक्स पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स।
ठीक है, ये बताना होगा। अगर ये हम बता देते हैं तो हम बोलेंगे आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है। चलिए, चूंकि एक्स पेयर बिलोंग टू आर है क्योंकि आर जो है रिफ्लेक्सिव है, एक्स एस पेयर बिलोंग टू एस है क्योंकि एस भी रिफ्लेक्सिव है, तो एक्स एक्स पेयर आर का भी एलिमेंट है, एक्स एस पेयर एस का भी एलिमेंट है, बीच में एंड है, तो एक्स एस पेयर बिलोंग टू आएगा आर इंटरसेक्शन एस, क्योंकि ये जो एक्स एक्स पेयर है वो आर का भी एलिमेंट है और एस का भी एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है, इसी कारण ये एक्स एक्स पेयर जो है वो आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य होगा। अब दूसरा आता है आर इंटरसेक्शन एस सममित है, आर सर्वनिष्ठ एस इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। तो आर सर्वनिष्ठ एस को सममित हमें बताना है, इसके लिए ये बताना पड़ेगा अगर एक्स वाई पेयर आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट है तो ये सूचित करे कि वाई एक्स पेयर भी आर इंटरसेक्शन एस का ही एलिमेंट है। अगर ये आर इंटरसेक्शन एस का एलिमेंट है तो ये भी आर इंटरसेक्शन एस का ही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिया एक्स वाई पेयर आर इंटरसेक्शन एस में, तो इसका मतलब है एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर आएगा, एंड या इंटरसेक्शन है इसी कारण एंड आएगा, एंड एक्स वाई पेयर बिलोंग टू एस आएगा। तो यहाँ से यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ से यहाँ जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, या इंटरसेक्शन इसी कारण एंड आया। अब यहाँ से यहाँ आर के सिमेट्रिक होने का फायदा उठाते हैं, तो वाई एक्स पेयर भी बिलोंग टू आर आएगा। यहाँ से यहाँ एस के सिमेट्रिक होने का फायदा उठाते हैं, तो एस सिमेट्रिक है इसी कारण वाई एक्स पेयर बिलोंग टू एस आएगा। यहाँ पे आर सिमेट्रिक है इसी कारण वाई एक्स पेयर बिलोंग टू आर आएगा। एस भी सिमेट्रिक है तो एक्स वाई एक्स पेयर बिलोंग टू एस है। अब वाई एक्स पेयर बिलोंग टू आर है, वाई एक्स पेयर बिलोंग टू एस है, बीच में एंड है, तो वाई एक्स पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, मतलब आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। ये हमने लेके चला, ये लिया है, तो आर इंटरसेक्शन एस सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। अब हम बताएंगे आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव, आर सर्वनिष्ठ एस संक्रमक है, आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बताने के लिए ये बताना पड़ेगा एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस इम्प्लाइज दैट एक्स जेड पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। अगर हम ये प्रूव कर दें तो आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव कहलाएगा, संक्रमक कहलाएगा। चलो हम लेके चलते हैं। एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस, ये हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर आएगा, एंड एक्स वाई पेयर बिलोंग टू एस आएगा। यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर एंड वाई जेड पेयर बिलोंग टू एस आएगा। यहाँ इंटरसेक्शन होने के कारण यहाँ एंड आ रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है इसी कारण यहाँ एंड आ रहा है। अब एक्स वाई पेयर बिलोंग टू आर, वाई जेड पेयर बिलोंग टू आर, आर के ट्रांजिटिव होने का फायदा उठा तो एक्स जेड पेयर बिलोंग टू आर आ जाएगा। वैसे ही एक्स वाई पेयर बिलोंग टू एस, वाई जेड पेयर बिलोंग टू एस, एस के ट्रांजिटिव होने का फायदा उठाते हैं तो एक्स जेड पेयर बिलोंग टू एस आ जाएगा। तो एक्स जेड पेयर बिलोंग टू आर आ गया, एक्स जेड पेयर बिलोंग टू एस है और यहाँ पे एंड है, तो एक्स जेड पेयर बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन एस। इसका मतलब है कि आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव, आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक हो गया। तो आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो आप लिखोगे क्लियरली आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्पष्ट है कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है। मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूं अंशतः क्रमित संबंध, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अंशतः क्रमित संबंध बनने के लिए इस रिलेशन आर के पास 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी। इफ आर हैज 3 प्रॉपर्टीज देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यदि यह संबंध आर 3 गुणधर्मों को रखता है तो यह संबंध आर अंशतः क्रमित संबंध कहलाता है। वो कौन कौन से प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य होना चाहिए, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, आर शुड बी रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य होना चाहिए, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू एक्स इटसेल्फ, एस का संबंध स्वयं एस से होना चाहिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ये जो लिखे हैं ना, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स एक्स पेयर बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स के लिए,
ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दे हैव सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम है। चलिए दूसरा है आर इज एंटी सिमेट्रिक, आर प्रतिसम्मित है। आर प्रतिसम्मित होना चाहिए, मतलब इफ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू एक्स देन इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। यदि एक्स का संबंध वाई से है और वाई का संबंध एस से है तो एक्स और वाई बराबर होने चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी है आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रमक है, आर संक्रमक होना चाहिए, आर शुड बी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मीन्स इफ एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई रिलेटेड टू जेड देन इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेटेड टू जेड। यदि एस का संबंध वाई से है और वाई का संबंध जेड से है तो यह सूचित करता है कि एस का संबंध जेड से है। इस प्रकार से अगर आर रिफ्लेक्सिव है, आर एंटीसिमेट्रिक है और आर ट्रांजिटिव है तो अब आर को कहोगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मतलब अंशतः क्रमित संबंध। एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड बाई x related to y if and only if x divides y। ये डिवाइड्स का साइन है, x अपॉन y या x अपॉन y ऐसा हमने नहीं लिखा है। फिर से मैं बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। देखो मैं लिखा 2/3 या 2/3, इसका मतलब अलग है। ये 2/3 है, 2/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, ये फ्रैक्शनल नंबर है, एक भिन्न संख्या है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2 डिवाइड्स 3, ये गलत है। 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, डज नॉट डिवाइड लिखूंगा। 2 डिवाइड्स 4 लिख सकता हूँ मैं, है ना। इसको हम ऐसे रीड करेंगे 2 डिवाइड्स 4, है ना। 2 4 को विभाजित करता है। इसको हम पढ़ेंगे, देखो इसको ऐसे लिख दिया, मान लो P डिवाइड्स Q, P डिवाइड्स Q मतलब Q इज डिविजिबल बाई Q, P 4 इज डिविजिबल बाई 2, 4 2 से विभाज्य है, ऐसा भी आप पढ़ सकते हो। इसको आप पढ़ सकते हो 4 2 से विभाज्य है, 4 2 से विभाज्य है ना। 4 इज डिविजिबल बाई 2, 12 इज डिविजिबल बाई 2 या 2 डिवाइड्स 12, 2 जो है 12 को विभाजित करता है, ऐसे पढ़ना है। इसको 2/12 नहीं लिखा हूँ मैं, ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2/12 भी नहीं पढ़ना है, ऐसा 2/3 या 2/4 इसको आप नहीं पढ़ सकते। ये 2 डिवाइड्स 4 लिखा है, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है, ऐसे ऐसे क्रॉस लाइन या ऐसे नहीं खींच सकते, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ x डिवाइड्स y, इसका मतलब है कि y इज डिविजिबल बाई x, y x के द्वारा विभाजित होता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ शब्दों में। इसको मैंने शब्दों में कहा है, y x द्वारा विभाजित होता है ना। मतलब y इज डिविजिबल बाई x, या आप बोल सकते हो x डिवाइड्स y, x y को विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर x रिलेशन y का मतलब दिया है x डिवाइड्स y, मतलब x y को विभाजित करता है। अब हमें इस रिलेशन r को बताना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, मतलब अंशतः क्रमित संबंध है। सबसे पहले हम r को रिफ्लेक्सिव बताएंगे, स्वतुल्य बताएंगे। हमें पता है x डिवाइड्स x इटसेल्फ, कोई भी x जो है स्वयं को डिवाइड कर सकता है। x की वैल्यू आप जो चाहे ले लीजिए, कोई भी संख्या स्वयं को जरूर डिवाइड करेगा। तो x डिवाइड्स x इटसेल्फ फॉर ऑल x के लिए, सभी x के लिए लागू है। इसका मतलब x इज रिलेटेड टू x इटसेल्फ, ठीक है। सेकंड, हमें बताना है r इज एंटीसिमेट्रिक, r प्रतिसम्मित है। x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x लेके चलेंगे और हमें बताएंगे x इज इक्वल टू y। तो x रिलेटेड टू y, इसका मतलब है x डिवाइड्स y, एंड y रिलेटेड टू x मतलब y डिवाइड्स x। x y को डिवाइड कर रहा है और y s को डिवाइड कर रहा है, मतलब x y को विभाजित करता है और y s को विभाजित करता है। ये तभी संभव है जब x और y बराबर हो, ठीक है। तो हमने लिख दिया है x इज इक्वल टू y, क्योंकि x y को डिवाइड कर रहा है और y s को डिवाइड कर रहा है, x इज इक्वल टू y। तो r बन गया एंटीसिमेट्रिक। अब हमें बताना है r इज ट्रांजिटिव। हमें यहाँ बताना पड़ेगा x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z इम्प्लाइज दैट x रिलेटेड टू z। तो x रिलेटेड टू y का मतलब हुआ
एक्स डिवाइड्स वाई, इसका मतलब हुआ वाई डिवाइड्स जेड। तो एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स भी जेड को डिवाइड करेगा, क्योंकि एक्स डिवाइड्स वाई है और वाई डिवाइड्स जेड है। तो आप बोल सकते हो एक्स डिवाइड्स जेड, एक्स जेड को विभाजित कर लेगा, मतलब एक्स रिलेटेड टू जेड। मतलब आप बोल रहे हो कि आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देन आर इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। आर एक अंशतः क्रमित संबंध है। चलिए अब मैं आप लोग बताने वाला हूं टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन, पूर्ण क्रमित संबंध। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन इफ एक संबंध आर को पूर्ण क्रमित संबंध कहते हैं यदि, इस संबंध आर को हम पूर्ण क्रमित संबंध तभी कहेंगे जब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है, आर इज एंटी सिमेट्रिक, आर प्रतिसम्मित है, आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रमक है, एंड आर सेटिस्फाई द लॉ ऑफ डाइकोटोमी, आर सेटिस्फाई द लॉ ऑफ डाइकोटोमी, मतलब आर द्विविकल्पता नियम को संतुष्ट करता है। द्विविकल्पता नियम का मतलब ये है कि कोई भी दो एलिमेंट लें ए और बी, तो या तो ए का रिलेशन वाई के साथ होगा या तो वाई का रिलेशन, दो ए और बी लेते हैं तो या तो ए का रिलेशन बी के साथ होगा या बी का रिलेशन ए के साथ होगा, कोई भी दो एलिमेंट के लिए। इसको हम बोलते हैं द्विविकल्पता नियम, लॉ ऑफ डाइकोटोमी। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं तो या तो पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड होगा या दूसरा पहले से, कोई ना एक कंडीशन जरूर होगा, आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए, फॉर एनी ए बी, कोई भी ए बी के लिए या तो ए का रिलेशन बी से है या बी का रिलेशन ए से है। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे तो आर को पूर्ण क्रमित संबंध, टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन हम कहेंगे। एक होता है पार्शियल ऑर्डर सेट, जिसको हम हिंदी में अंशतः क्रमित समुच्चय, शॉर्टकट में इसको पोसेट कहते हैं, पार्शियली ऑर्डर सेट, पोसेट। इफ अ रिलेशन, ये जो रिलेशन है इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है ऑन द सेट ए, एक सेट ए है, इस सेट ए पर ये एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। यदि ऐसा है देन द पेयर ए, और ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इन दोनों का पेयर, ए इज अ सेट, याद रखना ए इज अ सेट, और ये जो साइन है दिस इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यह एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का साइन है और यह सेट ए है। ठीक है, इन दोनों का जो पेयर होगा ये कहलाएगा इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो इन दोनों का जो पेयर होगा इसे हम अंशतः क्रमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, पार्शियली ऑर्डर सेट कहेंगे। समझ में आ गया? इसमें ये जो है यह पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, इट शुड बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, यह अंशतः क्रमित संबंध होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, लेट आई प्लस बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लो आई प्लस सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है। आई प्लस के बारे में लिखा है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आई प्लस सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय है, तथा आई प्लस पर एक संबंध आर निम्न प्रकार से परिभाषित है। ठीक है, एंड अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई एक्स रिलेशन टू वाई इफ एंड ओनली एक्स डिवाइड्स वाई। एक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब है एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आई प्लस। यहाँ पे आई प्लस के बारे में लिख दिया है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब ये जो डिवाइड का जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। डिवाइड का जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। आई प्लस पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, हमने लिखा है द रिलेशन डिवाइड is a partial order relation on I plus and hence the pair I plus और ये डिवाइड, ये सेट है, ये रिलेशन है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ये दोनों मिलके पार्शियल ऑर्डर सेट कहलाएंगे। ठीक है, संबंध, ये जो डिवाइड का संबंध एक अंशतः क्रमित संबंध है, इसीलिए ये जो पेयर है I प्लस और इसका ये अंशतः क्रमित संबंध कहलाएगा। ओके, चलिए मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हैश डायग्राम।
जिसको हम कहते हैं हैशु आरेख, हिंदी में, इंग्लिश में हैश डायग्राम। चलिए हैश डायग्राम हम देख लेते हैं क्या होता है। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लेट माना ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8, 9, 12, 18, 24, बी ऑर्डर्ड बाय द रिलेशन, ये एक रिलेशन इसमें है, रिलेशन है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब ए बी को विभाजित करता है। ड्रा द हैश डायग्राम ऑफ ए, एक आपको हैश डायग्राम याद करना है, ठीक है। मान लो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, ये दिया गया क्वेश्चन में। संबंध ए बी को विभाजित करता है, हमारा जो संबंध है वो क्या है, ए बी को विभाजित करता है, द्वारा परिभाषित है। ए का हैशु आरेख बनाइए, ए का हैशु आरेख बनाइए, ड्रा द हैश डायग्राम ऑफ ए, हमें ए का हैश डायग्राम ड्रा करना है, हैशु आरेख बनाना है, ठीक है। चलिए तो ए का हैशु आरेख हम बनाते हैं। ए का हैशु आरेख बनाने के लिए बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को सिखाया तो हूँ और बहुत ही जल्दी आप लोग सीख भी जाओगे। ये देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढिए जो सबको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए डिवाइड्स बी, है ना। तो 1 ऐसा है जो सबको डिवाइड करेगा, तो 1 जो है सबसे नीचे आएगा ये। अब 1 जो है वह 2 को भी डिवाइड कर लेगा, 3 को भी कर लेगा, 4, 6 सबको कर लेगा, तो 1 से 2 और 3 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 4 जो है वह 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से ऊपर आएगा 4 का लेवल, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 से ऊपर लेवल आएगा। और 6 का जो लेवल है 2 और 3 दोनों से ऊपर आएगा, 6 का जो लेवल, क्योंकि वह 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। फिर 8 का जो लेवल है वह 4 से ऊपर आ जाएगा, 2 से ऊपर तो रहेगा, वो 4 से भी ऊपर आएगा, ठीक है। 4 से ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि वह 4 से डिवाइड हो जाता है। 9 का लेवल 3 से ऊपर आएगा, 9 का लेवल जो है 3 से ऊपर आ जाएगा। 12 का लेवल 4 और 6 दोनों से ऊपर आएगा, 4 से भी ऊपर आएगा और 6 से दोनों से ऊपर आएगा ये 12 का लेवल, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होगा, 6 भी डिवाइड होगा। और 18 का जो लेवल है वह 6 और 9 दोनों से ऊपर आएगा 18 का। और 24 का जो लेवल है वह 8 और 12 दोनों से ऊपर आएगा, 8 और 12 दोनों से ऊपर आ जाएगा 24। इस प्रकार से लेबलिंग हो जाएगा। सबसे छोटा लेवल हमारा किसका आया, 1 का, लेवल 0 है। इससे ऊपर लेवल में 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है। उससे ऊपर लेवल में 8 है, 12 है, ठीक है, 12 है, 18 है ये, और सबसे ऊपर लेवल में 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सबसे छोटा लेवल है 0 लेवल का, उससे बड़ा लेवल में 2, 3, उससे ऊपर में 4, 6 और 9 है, उससे ऊपर में 8 है, 12 है और 18 है, उससे ऊपर में 24 है। इस प्रकार से लेबलिंग हो जाएगा और ये कहलाएगा हैश डायग्राम। ये देखिए, एक बार फिर समझाता हूँ। सबसे नीचे आएगा 1 सबको डिवाइड कर लेगा, और 1 डिवाइड करेगा 2 और 3, 1 तो सबको डिवाइड कर लेगा, लेकिन 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड बाई 1। अब 2 से 4 डिवाइड होता है तो 2 से ऊपर जाएगा 4, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ऊपर 6 भी जाएगा, लेकिन 2 के ऊपर 3 नहीं जा सकता, क्योंकि 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 दोनों का लेवल सेम होगा, क्योंकि न ही 2 3 को डिवाइड कर पाएगा, न ही 3 2 को डिवाइड कर पाएगा, इन दोनों का लेवल सेम होगा। लेकिन 4 का लेवल जो है वह 2 के ऊपर आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 के भी ऊपर आएगा, 2 के भी ऊपर आएगा, लेकिन 4 का लेवल 3 के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 4 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन 1 और 2 दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसका 1 और 2 दोनों के ऊपर आएगा 4 का लेवल। 6 का जो लेवल है वो 2 और 3 दोनों से ऊपर आएगा, लेकिन 6 का लेवल 4 के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि 6 4 से डिवाइड नहीं होगा, 6 केवल 2 3 और 1 से डिवाइड होगा, तो 1 से तो ऊपर रहेगा ही, और 2 और 3 से भी ऊपर रहेगा। 9 का जो लेवल है वह 3 से ऊपर रहेगा, 1 से भी ऊपर रहेगा, लेकिन 9 का लेवल 6 से ऊपर नहीं हो सकता, 4 से भी ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 9 जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा,
ठीक है, 9 केवल 1 और 3 से डिवाइड होगा, तो 9 का लेवल 3 और 1 से ऊपर होगा। अब आते हैं 8 का लेवल 1 से भी ऊपर होगा, 2 से भी, 4 से भी, लेकिन यह 3 से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब 3 के ऊपर 8 नहीं आ सकता, 6 के ऊपर 8 नहीं आ सकता, 9 के ऊपर 8 नहीं आ सकता। हाँ, 4 के ऊपर 8 आएगा जरूर, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा 8। 12 का लेवल 4 और 6 से ऊपर आएगा, क्योंकि 12 जो है 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है। 18 का लेवल 6 और 9 के ऊपर आएगा, क्योंकि 18 6 और 9 दोनों से डिवाइड हो सकता है। और 24 का जो लेवल है वो सबसे हाईएस्ट होगा, या 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो सकता है। 18 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 18 के ऊपर नहीं जाएगा 24, लेकिन 8 और 12 के ऊपर जाएगा 24। इस प्रकार से लेवलिंग हो जाएगा। सबसे लोअर लेवल पे 1 आएगा, जिसको लेवल 0 बोलेंगे। उससे ऊपर लेवल पे 2 और 3 आएंगे लेवल 1 पे। उससे ऊपर लेवल पे 4, 6 और 9 आएंगे लेवल 2 पे। उससे ऊपर लेवल पे 8, 12 और 18 आएगा लेवल 3 पे, और सबसे ऊपर लेवल पे 24 आएगा। ये कहलाता है हैश डायग्राम। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। देखिए, इसमें हमें ड्रा द हैश डायग्राम ऑफ द सेट D30 ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 30 के इंटीजर डिवाइजर लेना है। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन डिवाइड का रिलेशन है। ठीक है, तो D30 मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 30 के धनात्मक पूर्णांक भाजकों का समुच्चय। तो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 30 है। ये सारे 30 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 5 सब। ठीक है, अब सबसे नीचे 1 आएगा, 1 तो सबको डिवाइड कर लेगा। 1 के ऊपर आएगा 2, 3 और 5, 2, 3, 5 1 के ऊपर आएंगे, लेकिन 2 और 3 के ऊपर 5 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 5 जो है केवल 1 से डिवाइड होगा, 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा। इन तीनों का लेवल सेम होगा। फिर उसका 6 का लेवल 2 और 3 से ऊपर आएगा। 10 का लेवल 2 और 5 के ऊपर आएगा। 15 का लेवल 3 और 5 के ऊपर आएगा। और 30 का लेवल 6, 10 और 15 तीनों से ऊपर आएगा। इस प्रकार से ये हमारा हैश डायग्राम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखो, ड्रा द हैश डायग्राम ऑफ द सबसेट्स ऑफ एस इक्वल टू ABC है विद द रिलेशन, ये रिलेशन है। एस इक्वल टू ABC के उप समुच्चयों का संबंध, इसका सही हैशो डायग्राम बनाएंगे। हैश डायग्राम आपको बनाना है। तो एस इक्वल टू ABC, ठीक है, इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, इसके जो सबसेट्स होंगे वो पावर सेट ऑफ एस कहलाएगा। इसमें नल सेट आएगा, सिंगलटन सेट आएगा, सिंगलटन सेट बी आएगा, सिंगलटन सी आएगा, AB आएगा, AC आएगा, BC आएगा, ABC। ये पावर सेट ऑफ एस कहलाता है। एस के सबसेट्स का कलेक्शन, ये सारे एस के सबसेट्स हैं, सभी एस के उप समुच्चय हैं। इसको एस का घात समुच्चय कहते हैं, एस के उप समुच्चयों का संग्रह। अब सबसे छोटा सेट 5 है। 5 से ऊपर आएगा सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी। ए बी के ऊपर ए बी आएगा, सेट ए बी, ए और बी के ऊपर आएगा। ए सी जो है ए और सी के ऊपर आएगा, और बी सी जो है बी और सी के ऊपर आएगा, और ए बी सी जो है इन तीनों के ऊपर आएगा। इस प्रकार से लेवलिंग हो जाएगा और ये बन जाएगा